देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। 1952 को जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। लोकसभा सेक्रेटेरिएट का आंकड़ा बता रहा हूं, चुनाव आयोग का आंकड़ा बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री। मैं बगैर सबूतों के कोई बात बोलता नहीं हूं। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए गए। अनुसूचित जाति जनजातियों के 22.5% मिलाकर जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आजाद भारत के प्रथम संसद पर कब्जा किया, ब्राह्मणों का कब्जा करवाया और देश के आजादी के लिए शहीद होने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया, धोखाधड़ी किया। क्योंकि आजादी केवल ब्राह्मणों को आजाद करने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये लड़ाई उसके लिए नहीं लड़ी गई थी, मगर ऐसा विश्वासघात उन लोगों ने किया और ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे कानून बनाए कि आज 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। अगर देश में ईमानदारी से चुनाव हो तो ग्राम पंचायत में 3.5% वोट वाला आदमी पंचायत में पंच चुनकर नहीं आ सकता। सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। जो गांव का सरपंच नहीं बन सकते वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये नरेंद्र मोदी ये सही प्रधानमंत्री नहीं है। ये ब्राह्मणों के द्वारा, आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है और नॉमिनेटेड का मतलब है नामधारी। नामधारी आपके समझ में नहीं आएगा। ये बाबा साहब आम्बेडकर का उपयोग किया हुआ शब्द है। मैं महिलाओं की माफी चाहता हूं पहले बताने के पहले उदाहरण, एक गांव का उदाहरण देता हूं तो बात समझ में आएगी नामधारी का क्या मतलब होता है। गांव में शादी होती है तो गांव का आदमी परिचय कराता है। ये कौन है? ये मेरी शादीशुदा बीवी है। और ये दूसरी औरत कौन है? ये ऐसी ही रखी हुई है। क्या कहता है? ऐसी रखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। ये ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री। चलो 2, 4, 5 लोगों को समझ में आया, ज्यादा समझ में नहीं आया। बैठो 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 बैठो, कुर्सी पे बिठाओ सम्मान से, कुर्सी पे बिठाओ उसको सम्मान से। हमारा आदमी है, हमारे आदमी को कुर्सी पर कोई बिठाता नहीं है। बिठाओ बिठाओ उसको सम्मान से बिठाओ। तो साथियों मैं आपको बात समझा रहा हूं, कोई समझाने वाला नहीं है। 1 किलो घी की बात तो कर सकता है, स्कूटी की बात कर सकता है, समझाने का काम कोई नहीं कर सकता। तो समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आज अरे विवाद मत करो, ए भाई विवाद का इसलिए विद्रोह ना करें, इनकी जाति आधारित गिनती ही मत करवा, इनकी जाति आधारित गिनती ही नहीं करवा, ना इनको अपनी संख्या मालूम होगी और ना ही ये संख्या के आधार पर
हक और अधिकार मांगने का काम करेंगे, अर्थात विद्रोह नहीं करेंगे। हमें इस बात को समझना होगा, अगर आज वर्तमान में ओबीसी की जाति आधारित गिनती करा दी जाए तो मेरा मानना है कि 60% से कम ओबीसी के लोग नहीं हैं। अगर आज वर्तमान में ओबीसी की जाति आधारित गिनती करा दी जाए तो साथियों 12 करोड़ ओबीसी के लोगों को एक झटके में नौकरी मिल सकती है, एक झटके में नौकरी मिल सकती है। तो इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी आने वाले समय में यदि आप बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाते हो तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती करवाएगी, उनको संख्या के अनुपात में आरक्षण देने का काम करें। साथियों, आज हमारे समाज में 85% समाज के पास मात्र 6% जमीन है, मात्र 6% जमीन है, और उसमें भी सरकार को संतुष्टि नहीं मिल रही है। वो भी हमारी जमीनें छीनने का काम कर रहा है, औद्योगिकरण के नाम पर छीनने का काम कर रहा है। किसी के पास जमीन है, किसी के पास नहीं है, और कोई जो है 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। इसलिए ऐसे परिस्थिति में बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया कि अगर आप बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाते हो तो हम भूमि का बंटवारा करेंगे, भूमि का बंटवारा करेंगे। जिसके पास ज्यादा जमीन है उस जमीन को जिसके पास जमीन नहीं है उसको दिया जाएगा, यानी बराबर का हिस्सेदारी होगी जमीन में। आज 2 साल से कोरोना की आड़ में आपके बच्चों का भविष्य चौपट किया जा रहा है, कोरोना की आड़ में भविष्य चौपट किया जा रहा है। लेकिन आज अगर आप देखो तो कोरोना खत्म हो गया, कोरोना की चर्चा खत्म हो गई है। कैसे खत्म हो गई है? चर्चा यूक्रेन की होने लगी है, यूक्रेन की होने लगी है, कोरोना गायब हो गया है। तो अभी 2 साल से आपके बच्चों की शिक्षा कोरोना की आड़ में खत्म कर दिया गया, क्योंकि इनको मालूम है, क्या मालूम है कि शिक्षा से ही बुद्धि होती है, बुद्धि से ही विकास होता है, और विकास से ही बच्चा अपना पराया और दोस्त दुश्मन की पहचान करता है। अगर ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को इसी तरह से शिक्षा मिलती रहेगी तो आने वाले समय में हमारा विद्रोह करेंगे, यानी हमारे खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक देंगे। इसलिए इनको शिक्षा नहीं दी जाए। मैंने कुछ दिनों पहले टीवी पर नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण सुना था। नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे थे कि मैं भारत को 2500 साल पहले का भारत बनाना चाहता हूँ, 2500 साल पहले का भारत बनाना चाहता हूँ। और 2500 साल पहले की क्या व्यवस्था थी? क्या व्यवस्था थी? हमारे पुरखों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू थी, यानी उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। आज ये जो जल जंगल जमीन देख रहे हो, ये हमारे पुरखों की कभी थी। शिक्षा न होने की वजह से इन लोगों ने हमारे पुरखों का अंगूठा लगवाया और वो पढ़ नहीं सकते थे, उन्होंने उस कागज पर अंगूठा लगा दिया और ये जल जंगल जमीन इन्होंने अपने नाम कर ली। तो नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मैं फिर 2500 साल पहले की व्यवस्था लाना चाहता हूँ। 2500 साल पहले लोगों को साइन करने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती थी, केवल एक अंगूठा ही लगाना होता था। और आज वर्तमान में यही चल रहा है। आप जब कोटेदार के यहाँ अनाज लेने के लिए जाती हो, गल्ला लेने के लिए जाते हो तो अंगूठा लगाते हो। जब तक आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता आपको अनाज नहीं मिलता। आधार कार्ड से जब पैसा निकालने के लिए जाती हो तो आप जब तक अंगूठा मैच नहीं करता आपका पैसा नहीं निकलता। स्कूलों में, कॉलेजों में, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में, हर जगह अंगूठा दबाने की एक मशीन आ गई है। अंगूठा दबा दो आपका सिग्नेचर हो गया। तो क्या अंगूठा दबाने के लिए कलम की जरूरत है? हाँ, कलम की जरूरत नहीं है। वो फिर कह रहे हैं कि फिर लोगों को, जो मूल निवासी समाज के लोग हैं, उनको कलम की जरूरत नहीं बल्कि एक अंगूठे की ही आवश्यकता है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने निर्णय लिया
कि आने वाले समय में यदि आप बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाते हो तो हम अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा और गुणवत्ता वाली शिक्षा देंगे। चाहे वो मंत्री का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो, डिप्टी कलेक्टर का बच्चा हो, एक ही विद्यालय में पढ़ेगा, एक ही विद्यालय में पढ़ेगा। और साथियों, ज्यादा बातें ना कह करके मैं एक बात कह करके अपनी बात खत्म कर देना चाहती हूँ। 5 गुण जिस राजनीतिक पार्टी में हो, 5 गुण जिस राजनीतिक पार्टी में हो, वही पार्टी असली 85% की पार्टी हो सकती है। क्या? नंबर 1, पार्टी 85% की होनी चाहिए, पार्टी 85% की होनी चाहिए। नंबर 2, नीचे से ऊपर तक के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता 85% के होने चाहिए। नंबर 3, नीतियां 85% के लिए होनी चाहिए। जो नीतियां बनाई जाए वो केवल और केवल मूल निवासी बहुजन समाज के लिए ही बनाई जाए। और नंबर 4, स्वतंत्र युग से निर्णय लेने की क्षमता और ताकत उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा हमारा नेतृत्व होना चाहिए, ऐसा हमारा लीडर होना चाहिए। और नंबर 5, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना उसका मकसद और उद्देश्य होना चाहिए। ये 5 गुण जिस राजनीतिक पार्टी में हो, वही पार्टी 85% मूल निवासी बहुजनों की पार्टी हो सकती है।